हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूं आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आज मैं फिर आई हूं आपके लिए पार्ट 5 उत्साह अट नहीं रही है कि एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं उनकी चर्चा की, जाना, समझा और आपने सुना। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसी पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें तरह तरह के प्रश्न होंगे, उनके विकल्प होंगे और उत्तर आप ही देंगे, मैं नहीं बताने वाली। देंगे ना? आर यू रेडी? यस, आप सभी तैयार होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन, रोने जैसा, क्रांति, वेदना, दुख जैसा, या इनमें से कोई नहीं? कैसा स्वर सुनते हैं कवि बादलों से? बताएंगे? देखिए, कवि रुदन, क्रांति, वेदना। ओके, आपने कहा क्रांति। अरे वाह देखते हैं भाई। वेरी नाइस, वेल ट्राइड, वेल डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अरे वाह, इतने जल्दी उत्तर मिला। फागुन के महीने में। वेरी नाइस। ओके, लेट मी चेक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन बेटा। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? केश मीन समझते हैं, केश, बाल। किसके केश सुंदर और घुंघराले हैं? प्रेयसी के। प्रेयसी मीन्स प्रेमिका, बालक के, धरती के, या किसी के नहीं? कवि ने बादलों की तुलना किससे की थी? प्रेयसी के बालों से, बालक के बालों से, धरती के कुछ बालों से, या पेड़ पौधों से, या इनमें से कोई नहीं? ओके, बालक के। चलिए चेक करते हैं। वेरी वेल डन। अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे से सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कि जल का बरसना प्रतीक किसका है भाई? बारिश का, शांति और सुख की स्थापना का, प्यास बुझाने का, या कोई नहीं? बताइए। बारिश होना। ओके, कर देती हूं भाई, आपकी बात मान जाती हूं। अच्छा, किसी ने कहा शांति और सुख की स्थापना, यह भी कहा किसी ने। चलिए ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अब इनमें से देखते हैं आपका कौन सा सही है। शांति और सुख की स्थापना, क्योंकि एक तरफ तो बादलों से आह्वान करते हैं कवि बरसने के लिए, दूसरी तरफ बादलों को क्रांतिकारी का प्रतीक भी माना गया है, जो कि पीड़ित जनों के दुखों से निवारण करेंगे उनका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सूखी धरती, गर्म धरती, दुखों से पीड़ित धरती, या कुछ नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तप्तधरा, गर्म, दुखों से पीड़ित। चेक करते हैं, देखना आप। क्या बात है, बड़ा अच्छा सुना है आपने, सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने, अब बताइएगा, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता, या कोई नहीं? निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, है ना? तो क्या बताना चाहते हैं? भीषण गर्मी किसकी ओर इशारा कर रही है? वाह, क्या बात है बच्चों, सांसारिक कष्ट। ओके, देखते हैं। अरे वाह बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? शुष्क, नमी युक्त, मादक,
या मंद मंद। शुष्क मीन्स सूखी साखी सी, ऐसे ही बिल्कुल गर्मी लगती है। नमी युक्त तो थोड़ी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी लेते हुए ह्यूमिड टाइप हो जाता है वातावरण। या मादक मतलब बहुत अच्छे, जिसमें पशु पक्षी भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कुछ ऐसी। या बिल्कुल बहुत धीरे धीरे स्लोली एकदम, जिसमें गर्मी फील होती है। कैसी हवाएं चलती हैं? हाँ, ओके, मादक हवाएं चलती हैं। ठीक है, देखते हैं। मादक हवाएं अर्थात समझ गए ना, जिसमें सबको बड़ा अच्छा लगे, हर तरफ सुकून हो, चैन हो, आराम हो। ओके, वेरी नाइस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ना बरसने का, बरसने का, गरजने का, या कुछ नहीं? अरे वाह, रुको भाई, रुको रुको, बहुत सही, सबने सही जवाब दिया, गरजने का। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो जाए? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं कि चुप रहो बादल गरज रहे हैं। ऐसा कुछ सुना है ना, चुप रहो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो बादल गरज रहे, चुपचाप सो जाओ सो जाओ, ऐसा कुछ? या इनमें से कुछ नहीं? बताइए। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी बताइए। ओके, ये ओके, गर्मी समाप्त हो सके, हाँ, आपका अनुमान सही भी हो सकता है। ओके, ये दोनों नहीं है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज ए, जोश और क्रांति फैल सके, क्योंकि बादलों का जो प्रतिरूप किसका माना है? बादलों को प्रतिरूप माना है क्रांतिकारियों का। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, या क्रांति का? बिल्कुल, वेरी नाइस, बादल क्रांति का प्रतीक है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, डर, दुख, या खुशी? मायूसी में समझते हैं उदासी, अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है। दूसरा है डर, डर लगता है। तीसरा है दुख, और खुशी क्या है बताइए? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरों पर खुशी छा जाती है, क्योंकि प्यासी धरती को बारिश की बूंद से तृप्ति मिल जाती है। हर एक प्राणी जगत में जो त्राही त्राही मची रहती है, उससे शांति मिल जाती है ना? क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, ऐसे ही बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। चलिए आगे चलते हैं। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धाराधर, धाराधर, जो धरती पर धरा है, रखा है, ऐसा लगता है कि धरती पर रखा है, अर्थात पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल क्या हैं? इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आकाश और बादल में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बादलों की चर्चा इस पोयम में की गई है, इस कविता में की गई है, तो बिल्कुल आप बादल लिख दीजिएगा और आपका सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को? एक पंक्ति थी, घेर घेर घोर गगन धाराधरो, घेर घेर घोर गगन। गगन अर्थात क्या होता है बताइए इसमें से? गगन किसका पर्यायवाची है? ओके, आपने कहा आकाश का, तो कहीं उत्तर यही तो नहीं? लेट मी चेक। बहुत सही, ये हुई ना बात, सुनते रहिए अच्छे से बिल्कुल, और सही सही जानकारी भी प्राप्त करते जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कविता, अभी हमने उत्साह का देखा, अब अट नहीं रही के प्रश्न आ गए। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन या चित्रण किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? कितने जल्दी उत्तर आया, वसंत ऋतु, वेरी नाइस। चलिए वसंत ऋतु का वर्णन किया है। बादल को किसके समान बताया है? काले घुंघराले बालों के समान, प्रेम के समान, नदियों के समान, या रुई के समान? अब फिर कंफ्यूजिंग आ गए हैं ऑप्शंस। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, दो जो ऑप्शंस रहते हैं बेटा बहुत नियरेस्ट रहते हैं,
उनमें भेद करना बहुत मुश्किल होता है कि अब सही आंसर कौन सा है। तो दोनों को सोच समझकर टिक करना है आपको। जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो बड़े अच्छे से, पहले मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कहा था ना कि सिर्फ सही के पीछे नहीं भागना है, हमें सबको देखना है। किसके समान बताया है? काले घुंघराले बालों के समान, प्रेम के समान, नदियों के समान और रुई के समान। अब हमने ये भी देखा था, ये भी देखा था, अब क्या करें हम? सबसे पहली पंक्ति में क्या था, उसके बाद क्या था, अब देखिए। तो हम फिर यहां ऐसा देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, आपने भी परीक्षाएं दी हैं कि दो ऑप्शंस समान हो जाते हैं, होता है कभी कभी। तो अब हमें लगता है कि हम क्या करें, हम उसको छोड़ देते हैं या परीक्षा में ही उठकर खड़े होकर कहने लगते हैं सर या मैम यहां पर दो ऑप्शन सेम है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन, सपोज देखिए मैं बता देती हूं, मान लीजिए का दिया है बादल, ठीक है, फिर दिया है खा दिया है आपका बाल, ठीक है, फिर दे दिया गा, फिर दे दिया बादल, ओके। अब यहां दे दिया है घा आकाश। अब आप कहेंगे कि यहां दो ऑप्शंस तो सेम है, अब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में एक नियम है जो बताया गया है कि का और गा दोनों बादल हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि बादल ही सही आंसर है तो आप गा को टिक मत करिएगा, आप का को करिए, जो पहले लिखा है वो आपका सही माना जाएगा यदि बादल आंसर सही है तो। समझ में आया? यदि दो ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो आपको उनमें से जो पहले का खा गा घा या आ बा सा दा जो भी लिखा हो, ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर जो पहले दिया है उसको आप टिक कर दीजिएगा, वो सही माना जाएगा। इससे इट्स बेटर कि हम मतलब ये ना करें कि क्यों दिया है, ये दिया है, वो दिया, और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ओके, चलिए। तो काले घुंघराले बालों का पहले तुलना की है, रुई के समान तो की है, लेकिन पहले दिया है ललित ललित काले घुंघराले, फिर कहा है बाल कल्पना कैसे पाले। ओके, इसलिए अगला है यह कविता किस युग की है? अब आप बताएंगे, अब तो मैं नहीं बताऊंगी। किस युग की है कविता? किस युग की है भाई? त्रेता युग, द्वापर, कलयुग या सतयुग? ये पूछा है। 4 युग होते हैं ना, द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। तो अब ये युग की तो बात नहीं की गई है। हिंदी साहित्य के अनुसार किस युग की है? भक्ति युग की है, प्रगतिशील युग की है, छायावादी युग की है या प्रयोगवादी युग की है? कवि निराला जी किस युग के कवि हैं? कौन से कवि हैं? छायावादी। ओके, चलो देखते हैं। छायावादी हो सकता है आपका अनुमान एकदम सही है। वेरी वेल डन बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जिन काव्यों में एक समान शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भी समान ही हो, ठीक है, शब्द भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनके मीनिंग्स भी सेम है तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। लेकिन यदि सेम शब्द रिपीट हो रहा है और उसके अर्थ डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो वो यमक होगा। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार में अंतर समझ में आया? यमक अलंकार में जिन काव्यों में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द, समान शब्द का रिपीटेशन हो, लेकिन जितने बार भी वो रिपीट होगा उतने बार उसके अर्थ अलग होंगे। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बेर शब्द सेम है लेकिन उसके अर्थ अलग हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। पहले राजकुमारी और घास की रोटी एक पोयम थी, महाराणा प्रताप की जो कन्या थी राजकुमारी, तो वो जब राजकुमारी थी तो 3 बेर मतलब बार, समय, 3-4 समय खाती रहती थी। और अब यह है कि जंगल में जब वो भटक रही हैं तो उनको 3 बेर अर्थात फल, बेर खाते हैं ना आप सब, खट्टा खट्टा सा, तो 3 बेर भी नसीब नहीं हो रहे हैं अब, ठीक है। तो शब्द यदि समान रिपीट हो और उसके अर्थ डिफरेंट हो तो यमक अलंकार है। यदि शब्द रिपीट हो रहे हैं और अर्थ भी सेम है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। गॉट इट? वेरी गुड। अब बताइए आप मुझे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या है? यहां पर ललित ललित, घेर घेर, बादल गरजो, काले घुंघराले या कोई नहीं? अरे वाह, क्योंकि रिपीट तो यहां पहले ही वाला हो रहा है। बहुत सही। अगला प्रश्न है,
नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि नूतन का अर्थ क्या होता है? नया, ठीक है। प्रेम की कविता होनी चाहिए, नव जीवन चेतना का संचार करने वाली कविता होनी चाहिए, बादल गरजने वाली होनी चाहिए, समस्या सुलझाने वाली होनी चाहिए। भाई नई कविता या नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? जो हर एक मन को जागृत कर दे, हर एक मन को झंकृत कर दे, हर एक मन को उत्साहित कर दे। वो कैसी कविता होनी चाहिए? प्रेम की? जरूरी तो नहीं है। नव जीवन चेतना का संचार करने वाली, यही लग रहा है आपको? देखते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस, वेल ट्राइड। चलिए आगे चलते हैं। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? अरे वाह, बड़े जल्दी जवाब दे दिया, बादलों का। चलिए आगे चलते हैं। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? अभी पूछा गया था कि किसका आह्वान किया है, उत्तर दिया बादलों का। अब पूछा है कि भाई क्यों किया है? गर्जन करने के लिए, मधुर मधुर राग सुनाने के लिए, वर्षा करने के लिए या छाया करने के लिए? क्या आह्वान करते हैं? बादल गरजो, गर्जन करने के लिए। ओके, बहुत सही। अगला प्रश्न है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहते हैं? बादल से कवि ने गरजने के लिए क्यों कहा है? क्यों, क्या करना चाहते हैं ये कहकर? समाज में भय उत्पन्न करना चाहते हैं कि सारे डर जाएं और सहम कर बैठ जाएं, या समाज में उत्साह उत्पन्न करना चाहते हैं, या समाज में आलस्य का संचार करना चाहते हैं, या समाज में कायरता, वीरता का उल्टा कायरता होता है, वो करना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं? उत्साह? अरे वाह, क्योंकि शीर्षक ही उत्साह है तो समाज में उत्साह करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की, कवि की, सैनिक की या व्यापारी की? बालकों की कल्पना की। ओके, चलिए राइट आंसर। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहते हैं? अब बताइए आप। धन, बादलों के माध्यम से धन, लक्ष्मी की बरसात करने वाले हैं क्या? या फिर ज्ञान की, नॉलेज बढ़ाने वाले हैं बादलों के माध्यम से? या जीवन की नई नई प्रेरणाएं देना चाहते हैं? या फिर अतीत का इतिहास जानना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं बादलों के माध्यम से मानव जीवन में? जीवन की नई नई प्रेरणाएं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुनते हैं आप। तो हमेशा एक्टिव लिसनर ही बने रहना है, पैसिव लिसनर नहीं बनना है। और प्लीज अच्छे से बैठकर बेटा, अच्छे से बैठकर पढ़ा करो। मैंने अभी बात कहा था ना कि जितने अच्छे से, जितनी एनर्जी के साथ, जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितनी रोचकता के साथ हम पढ़ते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, तो वो 100% बिल्कुल यहां पर स्थिर हो जाता है, स्टेबल रहता है और हमारी मेमोरी में बहुत LTM में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। वो फिर हम भूलते नहीं हैं। और ये जो बातें हैं सिर्फ कविता में या प्रश्नोत्तर में या 10वीं की परीक्षाओं के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमारे निजी जीवन पर आधारित हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर आधारित हैं। ये सारी बातें जो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं वो हमारे वास्तविक अर्थात यथार्थ जीवन की परिभाषा है। तो अपने जीवन में ये अच्छे से उतारिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए और आप स्वयं देखेंगे कि आपको स्वयं में परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आगे है प्रश्न, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? बादलों के हृदय में कैसी छवि आ रही थी? सुनहरी, विद्युत की, पुष्प की या प्रातःकालीन छवि? विद्युत छवि, यस। अरे वाह, विद्युत छवि, कवि नवजीवन वाले, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, वज्र छिपा का अर्थ क्या है? वज्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया एक शस्त्र जो देवताओं के राजा इंद्र के पास रहता था। ठीक है, बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बिल्कुल देखते हैं। बादलों में पत्थर छिपे हैं, बादलों में कठोरता छिपी है, या बादलों में ओले छिपे हैं? क्या बादलों में ओले छिपे रहते हैं? हाँ, गिरते तो ऊपर से ही है, हो सकता है बादलों में ओले छिपे होते हो। क्या बादलों में कठोरता छिपी है? कड़क एकदम खटर, ऐसे बिल्कुल कठोरता है। बादलों में पत्थर भी छिपे हैं क्या? या बादलों में बिजली की कड़क छिपी है? वज्र छिपा नूतन कविता, फिर जल से भर दो बादल गरजो। यस, का इज द राइट आंसर, वेरी गुड।
नेक्स्ट है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? व्याकुल कौन कौन थे? विश्व के निदाक के सकल जन, हर एक प्राणी अर्थात जिसमें भी प्राण रहते हैं, चाहे वो पेड़, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, कुछ भी हो, सब लोग व्याकुल थे। संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, बच्चे लोग, संसार के लोग, सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, या भयंकर गर्मी के कारण? बताइए, विश्व के जन क्यों व्याकुल थे? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, या भयंकर गर्मी के कारण? तब तो धरा फिर जल से शीतल कर दो, बादल गरजो, कहा है ना कवि ने। तो क्यों उदास थे? भयंकर गर्मी के कारण। गर्मी से त्राही त्राही मच गई थी, एक एक बूंद के लिए हर प्राणी जन तरस रहा था। तभी कवि ने बादलों से प्रार्थना की, बादलों को बुलाया, बादलों का आह्वान किया कि बादल गरजो, आइए घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, है ना। ठीक है, तो भयंकर गर्मी के कारण सभी परेशान थे, सभी व्याकुल थे, विकल विकल उन्मन थे। उन्मन, याद आई पंक्ति? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? क्यों प्रार्थना की कवि ने? गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, छाया करने के लिए, या अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए? बादल गरजो, वेरी नाइस। वर्षा करने के लिए, गर्जना तो की लेकिन फिर उनकी वर्षा भी हुई। ठीक है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, या गर्म रेत वाली धरा? बताइए। तपी हुई, आग में जलती हुई, सांसारिक दुखों से पीड़ित। ओके, सांसारिक दुखों से पीड़ित, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम बताइए। उत्साह अट नहीं रही है, कविता किसने लिखी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? फागुन मास का। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े अच्छे उत्तर दे रहे हैं। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? फागुन की प्राकृतिक छटा, धूप, प्रसन्नता, या सुगंध? तो प्राकृतिक छटा मतलब क्या नहीं समा रहा है, किसकी सुंदरता नहीं समा रही है? हाँ, फागुन की प्राकृतिक छटा। ठीक है, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? घर घर, बताइए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। धुआं, जल, फागुन मास की शोभा, या वर्षा का पानी? क्या भर गया घर में? यस, फागुन मास की शोभा, बहुत सही। फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? हरे भरे, पीले पीले, सूखे सूखे, या पत्र विहीन? हरे भरे। बहुत सही। अगला प्रश्न है, कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से, या समाज की बुराइयों से? किससे नहीं हट रही थी? आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। किससे? कवि की आंख, या कवि किस पर मोहित हो गए थे? प्राकृतिक सौंदर्य पर। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो, सुंदर सुसज्जित खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो, या नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। तो कवि की आंख प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। समझ में आया? यस, वेरी गुड। अपने लिए एक बार क्लैप करिए, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा किया आपने। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म, या सर्दी? कौन सी ऋतु होती है? वसंत की ऋतु, बहुत सही। सभी लोग, एक सेकंड,
देखिए फागुन मास में छोटी छोटी सी, अभी हमने चर्चा की थी ना कि ना अधिक सर्दी, ना अधिक ठंड, ना अधिक गर्मी, ऐसी तो वसंत ऋतु तो होती है, लेकिन फागुन मास में ऋतु, 4 ऋतुएं होती ना, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, है ना, होती है ना। तो इसमें हमें सर्दी, शीत ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोग, खाली स्थान दिया है, से दुखी हैं। वर्षा होने के कारण, जल भराव के कारण, सर्दी के कारण या गर्मी के ताप के कारण। किससे दुखी थे, किससे दुखी थे बताइए? गर्मी के ताप के कारण। इतनी भीषण गर्मी, आग उगल रही थी जमीन, ऐसा लग रहा था कि अब जीना संभव है, अब तो सबके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अब क्या होगा। इसलिए कवि ने बादलों से प्रार्थना की और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बादल गरजे और बरसात हुई और तप्त धरा को शीतलता प्राप्त हुई। ठीक है, बहुत सही। बादल कहां से आते हैं बताइए? आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी। समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से, आकाश से। कविता के अनुसार बताना है हमें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो क्या उत्तर होगा? अज्ञात दिशा से। वेरी नाइस। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है, अवधि है, ब्रज है या कन्नौजी है? कवि का जीवन परिचय जब आपने पढ़ा है तो क्या लगा होगा आपको कि कैसा है? खड़ी बोली। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या कोई सा नहीं? बताइए कैसा गुण है कविता में? ओज, उत्साह, क्योंकि उत्साह शीर्षक ही है। रस पढ़ेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम रसात्मक जीवन हो जाएगा। तो इस कविता में ओज, उमंग, उत्साह, जोश, तो इस कविता में कौन सा गुण है बेटा? ओज गुण। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है बताइए? वसंत ऋतु का। अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाहते हैं? फिर है उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पर पर कर देते हो। पर पर, श्लेष, यमक, रूपक या उपमा। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, बताइए जल्दी। ओके, यमक, क्योंकि यहां पर दोनों पर का अर्थ अलग अलग है। ओके, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? धूप बत्ती जलाकर, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में वंदनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्, या फूल खिलाकर, या अपनी श्वास से, अपने विचारों से। तो अपनी श्वास से अर्थात हवा से। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का या किसी का नहीं? बताइए किसका है बेटा? प्रकृति का। आपने इतने अच्छे से सुना, इतने अच्छे से समझा और साथ ही साथ उत्तर भी दिए। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। और एक और खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12 ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। ना केवल 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट की ही फ्री शिक्षा, ना केवल 1, 2, 3 चैप्टर्स की ही फ्री शिक्षा, बल्कि पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया गया है इस शिक्षा के अंतर्गत। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर आइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप अपने मित्रों से कहिए, अपने सहयोगियों से कहिए, अपने माता पिता से कहिए कि चैनल को, प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।